सभी मित्रगण का इस व्याख्यानमाला में स्वागत है। पिछली जो हमारी बातचीत हुई उसमें हमने परिभाषाएं भी पढ़ी, विद्वानों के मत भी पढ़े और उसके आधार पे अंत में हमने मॉन्टेन ने जो निबंध के बारे में बातें बताई थी, जिनको कि हम मानते हैं कि वो आधुनिक निबंध के जन्मदाता हैं। ये यूरोपीय विचार है, पश्चिम में विचार माना जाता है इसको। उन्होंने जो बातें बताई थी उन बातों से निबंध का एक स्वरूप निखर करके उभर करके हमारे सामने आता है, लेकिन वो पूर्ण नहीं आता, एक हल्का सा निकल के आता है। लेकिन पूर्ण निबंध का स्वरूप हम कैसे निकालें या निबंध को पूरी तरह कैसे समझें, या कोई हमसे पूछे कि निबंध कैसा होता है तो हम किस तरह से बताएं, उसके लिए हमें विद्वानों ने जो विशेषताएं निबंधों की बताई है परिभाषाओं के माध्यम से या अन्य कहीं अपने विचार जो अभिव्यक्त उन्होंने किए पुस्तकों में या व्याख्यानों में, उनका अध्ययन करके और कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती है। आज हम उन्हीं विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और तत्पश्चात निबंध का स्वरूप कैसा निकल कर के आता है वो बात हमारे सामने स्पष्ट करेंगे। तो पहली जो विशेषता निकल कर के आती है वो है निबंध एक अपेक्षाकृत छोटी रचना होती है। अब अपेक्षाकृत शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब बिल्कुल छोटी रचना नहीं होती, बल्कि बहुत बड़ी भी नहीं होती तो बहुत छोटी भी नहीं होती, बल्कि अपेक्षाकृत हम उसको छोटा कह सकते हैं रचना होती है। और वो भी किस प्रकार की? गद्य रचना होती है। और कैसी? स्वतः पूर्ण रचना होती है। तो निबंध अपेक्षाकृत छोटी किंतु स्वतः पूर्ण गद्य रचना होती है, जिसे सरलता से पढ़ा और समझा जा सकता है। ये भी विशेषता है, सरलता से जिसको पढ़ा और समझा जा सकता है। तो ये हुई इसकी पहली विशेषता। छोटी स्वतः पूर्ण गद्य रचना होती है जिसे हम आसानी से सरलता से पढ़ और समझ सकें, ये विशेषता। दूसरी विशेषता जो निकल करके निबंध की आती है वो है कि निबंध में निबंधकार किसी सिद्धांत विशेष का परिचय देने की अपेक्षा सामान्य बातों को हल्के फुल्के ढंग से तथा रोचक तरीके से प्रस्तुत करता है, और इस तरह से प्रस्तुत करता है कि इसकी रोचकता नष्ट नहीं हो। तो देखिए, निबंध को भारी भरकम नहीं बनाया जाता। यदि खाली सिद्धांत विशेष के परिचय की ही बात होती तो निबंध एक बहुत भारी भरकम रचना हो जाती। लोगों का हो सकता है कि बड़े बड़े जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी तरह उनसे भी मोहभंग हो सकता था सामान्य व्यक्ति का। लेकिन निबंध सामान्य व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि वह मोटे मोटे सिद्धांतों को हमारे सामने नहीं रखता, बल्कि उन सिद्धांतों को भी यदि रखता है तो बिल्कुल हल्के फुल्के और रोचक ढंग से और सामान्य तरीके से हमारे सामने रखता है, जिससे कि उसकी रोचकता समाप्त नहीं हो, रोचकता बनी रहे। तो इसमें निबंध रोचक होता है, ये बात ही बताई गई है, और सामान्य सिद्ध बातों को हमारे सामने अच्छे तरीके से रोचक ढंग से हल्के फुल्के ढंग से रखा जाता है। तीसरी जो विशेषता निबंध की निकल कर के आती है वो है निबंध में एक साथ अनेक भावों की अभिव्यक्ति नहीं होती। क्योंकि अनेक भावों को यदि एक साथ लाएंगे तो फिर उसकी जो रोचकता है, जो सरलता है, वो समाप्त होने की संभावनाएं बन जाती है। तो निबंध में एक साथ अनेक भावों की अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो फिर क्या होता है? उसमें एक साथ अभिव्यक्ति न होकर के एक ही विषय, एक ही विचार या एक ही अनुभूति का वर्णन होता है। अधिकांशतः एक का ही वर्णन होता है। हो सकता है कि दो हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन अधिकांशतः इसमें एक ही विषय, एक ही विचार और एक ही अनुभूति का वर्णन होता है। इसलिए इसमें एकात्मकता होती है और अन्विति पाई जाती है। तो निबंध की तीसरी जो विशेषता है एकात्मकता और अन्विति, और वो किस कारण से होती है? कि इसमें विभिन्न भावों को एक साथ जोड़ करके नहीं रखा जाता। इसमें एक भाव, एक विचार या एक अनुभूति लेकर के और हमारे सामने
प्रस्तुति दी जाती है जिससे कि हम इसको सरलता से समझ सकें, एकान्विति इसमें रह सके और अन्विति जो बात कही गई है उनमें हो सके। चौथी जो बात निकल कर के आती है विशेषता, वो है कि निबंध में कलात्मक स्पर्श होता है। निबंध एक कलात्मक रचना होती है, हम इसको कलाहीन रचना नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्पर्श पाया जाता है विभिन्न विषयों से संबंधित, सिद्धांतों से संबंधित, विचारों से संबंधित या अनुभूति से संबंधित, वह स्पर्श आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का होता है। लेखक जिस तरह से समझता है अंदर से और बाहर से, वो दोनों का स्पर्श उस निबंध में मिलता है। आंतरिक कलात्मक स्पर्श से क्या विशेषता आती है, ये बात भी आगे हम यहाँ स्पष्ट कर लेते हैं। आंतरिक कलात्मक स्पर्श से उसमें श्रृंखलाबद्धता उत्पन्न होती है। देखिए, निबंध की एक खासियत क्या होती है? श्रृंखलाबद्धता। जो भी विचार रखे जाएंगे, जिसको जिस क्रम में आना है, जिस श्रृंखला में आना है, एक दूसरे से बंद करके आते हैं और उस कारण से लेखक को, निबंधकार को आत्माभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल जाती है या उसका अवसर मिल जाता है। तो श्रृंखलाबद्धता और आत्माभिव्यक्ति होती है निबंध की विशेषता। लेकिन वो क्यों होती है? क्योंकि इसमें कलात्मक स्पर्श पाया जाता है और जो भीतरी और बाहरी दोनों तरह का होता है। और ये भी मैंने बता दिया कि बाहरी से क्या फ़र्क पड़ता है और आंतरिक से क्या फ़र्क पड़ता है। जो अगली विशेषता हम ले सकते हैं या पांचवी जो विशेषता ले सकते हैं वो है, निबंध में निबंधकार अपनी बात कहने को पूरी तरह स्वतंत्र होता है। निबंधकार को पूरी स्वतंत्रता होती है कि वह अपनी जो बात है वो पूरी तरह से कहे, और जब पूरी तरह से अपनी बात कहेगा तो निश्चित तौर पर उसका व्यक्तिगत जो दृष्टिकोण है वह भी उस निबंध में आएगा। और जब व्यक्तिगत दृष्टिकोण आता है तो वह एक सूत्रता भी निबंध को प्रदान करता है। तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण निबंध में होता है क्योंकि यहाँ निबंधकार को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलता है और इसीलिए उसमें एक सूत्रता पाई जाती है। तो निबंध की एक और विशेषता जो है एक सूत्रता हो जाती है। इसके लिए जो विचार हैं, इसके लिए जो विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है वो सुंदर और रोचक होना चाहिए। दृष्टिकोण चाहे लेखक का अकेले का हो या कहीं से लेकर आता हो, वो एक सूत्रता भी हो। कई बार एक सूत्रता बोरियत पैदा करती है, रोचकता को कम करती है, लेकिन यहाँ ये अनिवार्यता कर दी गई है कि निबंध यदि कोई लिखता है तो उसको अभिव्यक्त करने का जो तरीका है, अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, वह सुंदर भी होना चाहिए और रोचक भी होना चाहिए। एक और विशेषता हमारे सामने निकल के आती है कि अक्सर कहा जाता है कि निबंध में विचार होते हैं, विचारों की प्रधानता होती है। ऐसा है नहीं। निबंध में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें बुद्धि भी पाई जाती है और हृदय भी पाया जाता है। लेकिन संतुलन में थोड़ा सा निबंधों के आधार पे अलग अलग स्थितियां आ जाती है। तो निबंध में कविता की तुलना किससे की है? कविताओं से। बुद्धि की प्रधानता होती है हृदय की प्रधानता के ऊपर, अर्थात हृदय की अपेक्षा बुद्धि की प्रधानता निबंध में कविताओं से अधिक पाई जाती है। ये नहीं है कि हृदय तत्व पाया ही नहीं जाता, निबंध में पाया जाता है, या बुद्धि तत्व बहुत अधिक होता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कविताओं की तुलना में, चूँकि कविताओं के बारे में तो हम जानते हैं, काव्य के बारे में तो हम जानते हैं कि काव्य में भाव तत्व अधिक सशक्त रूप से प्रकट किए जाते हैं। इसी से वह हृदय को प्रभावित करती है। कविता हृदय को प्रभावित करती है, लेकिन निबंध भी प्रभावित करता है बुद्धि तत्व से। इसके साथ ही लेखक अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए
मूर्त विधान का आश्रय लेता है। कविताओं में तो अमूर्त विधान भी काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ मूर्त विधान का आश्रय लेता है। तो एक यहाँ कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि यदि मूर्त विधान का आश्रय लेता है तो फिर बुद्धि की आवश्यकता कहाँ होती है, जो कुछ है वो सामने आ ही जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। निबंध नितांत विचारहीन नहीं होता है। निबंध में विचार है, बुद्धि तत्व होता है, और इस पर चिंतन व मनन का विशेष प्रभाव होता है। हृदय तत्व निश्चित रूप से होता है, क्योंकि बिना हृदय के या बिना भावनाओं के कोई चीज़ नहीं हो सकती, कोई विषय वस्तु पर ध्यान नहीं जा सकता। उसके लिए भाव होने जरूरी है, लेकिन उन भावों पर चिंतन व मनन का अर्थात बुद्धि तत्व का प्रभाव भी बड़ी अच्छी तरह से पड़ता है। तो एक विशेषता हमारे सामने ये आ जाती है। एक और विशेषता मैं बताना चाहूँगा, इसके बाद विशेषताएं यहाँ जो है इससे ज़्यादा हमको आवश्यकता नहीं है प्रश्न पत्र हल करते समय। तो ये अगली विशेषता हम ले सकते हैं कि निबंध की शैली, अब यहाँ शैली का सवाल आता है कि कैसी होनी चाहिए निबंध की शैली। निबंध की शैली रोचक हो, आकर्षक हो और सजीवता लिए हुए हो। विचार इस तरह से अभिव्यक्त होने चाहिए कि निर्जीव रूप सामने नहीं आए, सजीवता लिए हुए निबंध होना चाहिए। रोचक भी हो, आकर्षक भी हो और सजीवता लिए हुए भी हो। तो इस प्रकार से निबंध की बहुत सी विशेषताएं हमने इन 7 बिंदुओं के 8 बिंदुओं के अंतर्गत देखी। तो अब इन विशेषताओं के बाद आप जब मनन करेंगे तो आपके निबंध का एक स्वरूप उभर करके आ जाता है, और आपसे कोई पूछता है तो काफ़ी हद तक आप बता देते हो कि यदि कोई रचना में ये विशेषताएं हैं तो वह निबंध होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि ये विशेषताएं पाई जाती है, जो कि हमें विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न अवसरों पर विभिन्न ग्रंथों में बताई है, तो उन विशेषताओं पर हम एक बार फिर से नज़र जो है घुमाते हैं। तो वो कौन कौन सी आती है? निबंध आकारगत लघु होता है, अर्थात निबंध में आकारगत लघुता पाई जाती है। निबंध में निजीपन होता है, अपनापन। निजीपन तो है ही, अपनापन। व्यक्तिगतता होती है, उस व्यक्ति की जो सोच है, जो विचार हैं, उनका प्रभाव भी देखते हैं। स्वच्छंदता पाई जाती है। औपचारिकता का अभाव होता है। स्वतः पूर्ण रचना होती है निबंध। रोचकता होती है उसमें, सजीवता उसमें होती है। स्वगत भावाभिव्यक्ति होती है, जो व्यक्ति खुद अनुभव करता है उन भावों की अभिव्यक्ति निबंध में पाई जाती है। भावों एवं विचारों का गुंफन भी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उसमें होता है। हास्य और व्यंग, जो हास्य व्यंग के निबंध देखते हैं हम, हल्के फुल्के निबंध, उनमें हास्य व्यंग भी पाया जाता है, तो वो विशेषता भी है। भाषा एवं अर्थ विधान की चुस्ती भी निबंध में पाई जाती है। भाषा बिखरी हुई नहीं मिलेगी निबंध में कभी। अर्थ विधान में भी कोई कमी आपको नहीं मिलेगी, उसकी चुस्ती हमेशा निबंध में मिलेगी। तो ये विशेषताएं निबंध की हमारे सामने निकल करके आती है। अब यदि आपको कोई पूछे कि निबंध का स्वरूप क्या होता है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि जिस रचना में आकारगत लघुता हो, निजीपन, व्यक्तिगतता, स्वच्छंदता, स्वतः पूर्णता, रोचकता, सजीवता, स्वगत भावाभिव्यक्ति, औपचारिकता का अभाव जिस रचना में हो, भावों एवं विचारों का जिसमें गुंफन हो, हास्य व्यंग की शैली उसमें प्रयुक्त की गई हो, भाषा एवं अर्थ विधान की उसमें पूरी तरह चुस्ती हो, ये जो विशेषताएं जिस रचना में पाई जाती है वही निबंध होता है, और यही निबंध का स्वरूप होता है। तो इस प्रकार से मॉन्टेन द्वारा बताई गई बात और फिर अन्य विद्वानों द्वारा जो कुछ विशेषताएं निकल करके हमारे सामने आती है, उन विशेषताओं के आधार पर हमने एक निबंध की पूर्ण परिभाषा यदि कोई पूछे तो ये हम कह सकते हैं जिसमें ये चीज़ें हो जो मैंने अभी बताई है वो निबंध है। अब जब जिस आधार पे आप कह सकते हो कि ये निबंध है, तो वही उस निबंध का स्वरूप होगा, क्योंकि वो पहचान है। स्वरूप के आधार पर ही हम किसी विषय वस्तु की पहचान कर सकते हैं
तो स्वरूप भी निबंध का ऐसा ही होगा। बहुत छोटी रचना है, बहुत छोटी नहीं, एक छोटी रचना होगी। निजीपन भी होगा, व्यक्तिगतता होगी, भावों की अभिव्यक्ति भी होगी, उसमें विचारों का गुम्फन भी होगा, व्यक्तिगतता या औपचारिकता का उसमें अभाव भी होगा। व्यक्तिगतता तो होगी, औपचारिकता का अभाव होगा, और भाषा एवं अर्थ विधान की चुस्ती भी उसमें पाई जाएगी। तो इसके आधार पे हम एक प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं, और वो आपको हल भी यदि संभव हो तो आप करिएगा। ये आपके परीक्षा में आगे काम आएगा, या कभी भी जब आपसे कोई पूछे तो उसको बताने में, क्योंकि लिखने पर बात हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। कई बार हमको लगता है कि विषय वस्तु पर हमको पूरा ज्ञान है, ये सब हमको ध्यान है, लेकिन जब लिखने बैठते हैं, किसी व्यक्ति से बातचीत करते समय बताएंगे तो हमारे दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती है और हमको वहाँ शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन ये हमको लिखेंगे तो आपके एक एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। तो आप प्रश्न करेंगे कि निबंध का स्वरूप क्या होता है, विशेषताओं को बताते हुए निबंध के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न बनता है, इसको आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम निबंध के तत्वों पर बात करेंगे, और उसके बाद हम साहित्यिक निबंधों पर आएंगे, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में आता है। तो चलिए आज अपनी बात को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।